नमस्कार, प्रणाम। यूपी टीसीटी चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ और आपको एक बिग कॉन्ग्रेचुलेशन देती हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी अच्छे से तैयारी करें और आप सभी का एग्ज़ाम्स में क्लियर हो। इसके लिए मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। राग तरंगिणी के लेखक कौन है? पंडित लोचन जी। यह ग्रंथ उत्तरी भारत के संगीत पर प्रकाश डालने वाले प्रामाणिक ग्रंथों में से एक है। राग तरंगिणी में सर्वप्रथम थाट राग का वर्गीकरण किया गया। वर्तमान में प्रचलित शास्त्रीय संगीत में इसी थाट और राग की पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं दूसरा सेकंड क्वेश्चन। संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं? संगीत में कुल 12 स्वर होते हैं। एक स्वर की ऊंचाई से दुगनी ऊंचाई के स्वर के मध्य जो संगीतोपयोगी ध्वनियां होती हैं उन्हें श्रुति कहते हैं और इनकी संख्या 22 है। इन्हीं निश्चित श्रुतियों पर 7 शुद्ध स्वरों का विद्यमान होना ही जैसे कि सारे गामा पा धा नी के रूप में जाना जाता है। एक सप्तक में कोमल, शुद्ध व तीव्र स्वरों को मिलाकर 12 स्वर प्राप्त होते हैं, जिसमें से ये आपके रेगा, धनी, कोमल और तीव्र मा होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में किस राग में दोनों मध्यम का प्रयोग होता है? ऑप्शन ढेर सारा है। मारू बिहाग, परज, बसंत, केदार। इसका राइट आंसर है बसंत, क्योंकि बसंत राग में दोनों मध्यम ललितांग के रूप में प्रयोग किया जाता है। बसंत राग का मध्य एवं तार सप्तक में अधिक गाया जाता है और बसंत राग मुख्य बसंत ऋतु में ही गाया जाता है। बसंत राग में श्रृंगार रस एवं विरह रस की बंदिशें दृष्टिगत होती हैं। बसंत राग की बंदिशें आचार्य विश्वनाथ राव रिंगे तनरंग द्वारा रचित पुस्तक आचार्य तनरंग की बंदिशें भाग 2 में उल्लेखित है। बसंत राग हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पद्धति का राग है और इस राग के आरोह में 5 अवरोह 7 स्वर होते हैं। इस राग को औड़व संपूर्ण जाति का मानते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सितार पर बजाए जाने वाले द्रुत गत को हम क्या कहते हैं? सितार पर बजाए जाने वाले द्रुत गत को हम रजाखानी कहते हैं। गत से हमारा ये अभिप्राय है जो ताल में बंधी हुई हो उन रचनाओं में से होता है जो विभिन्न प्रकार के वाद्यों पर बजाई जाती हैं। रजाखानी गत द्रुत लय में बजाई जाती है। लय के अनुसार इसकी प्रकृति चंचल होती है और इस गत में वादक को पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता प्राप्त होती है कि वो अपने इच्छानुसार तान व तोड़े पूर्ण रूप से बजा सकें। रजाखानी को पूर्वी बाज या लखनऊ बाज की संज्ञा भी दी जाती है और इनके आविष्कारक रजा खां साहब थे, इसलिए इसका नाम रजाखानी भी है या बोलते हैं। आगे भैरवी ठाट पर आधारित कौन सा राग है? ऑप्शन 4 दिया हुआ है। भटियार, आनंद, मालकोस, आनंद भैरव, दरबारी। तो हमने मालकोस बताया है, मालकोस को मानते हैं। पूर्णतः संगीत में वेद किसमें है जी आप सभी जानते होंगे, सामवेद में। आप सभी संगीत के स्टूडेंट्स हैं तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है। ये सामवेद में संगीत की पूरी जानकारी हमको मिलती है। या ये कहते हैं कि सामवेद में संकलित मंत्र, यज्ञ, अनुष्ठान, हवन आदि के समय पद्धति से पढ़े जाते हैं। सामवेद में मूल रूप से 99 मंत्र हैं। शेष मंत्र ऋग्वेद से संकलित किए गए हैं और सामवेद को भारतीय संगीत का मूल माना जाता है। सामवेद का प्रथम दृष्टया जैमिनी को माना जाता है। सितार को पहले किस स्वर पर मिलाया जाता है? सितार को पहले किस स्वर पर मिलाया जाता है? तो सितार को सबसे पहले मा स्वर पर मिलाया जाता है। सबसे पहले मा स्वर पर मिलाया जाता है। भारत के प्रमुख सितार वादकों में प्रसिद्ध पंडित रविशंकर जी, निखिल बनर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी, उमाशंकर मिश्र, वंदे हसन आदि शामिल हैं। सितार में 7 तार होते हैं और सितार के तार क्रमशः मंद्र म, मंद्र सा, मंद्र प, मंद्र सा, मंद्र प, अति मंद्र सा, मंद्र प, मध्य सा तथा तार सा पर मिलाए जाते हैं। सितार के अंतर्गत तरहों की तार की संख्या 12 से लेकर 20 तक होती है तथा सारिकाएं पर्दे 18 से लेकर 23 होती हैं और दाएं हाथ में मिजराब पहनकर सितार को बजाया जाता है। तो इस एक क्वेश्चन में आपको 5 ऑप्शंस मिले हैं और वो किसी भी तरह से घुमाकर अगर पूछता है आपसे तो आप उसका आंसर इस प्रकार दे सकते हैं। इसको आप अपने दिमाग में रखेंगे, रिवीजन करेंगे तो ये आपको अच्छे से याद रहेगा। तो आइए देखते हैं पंडित रविशंकर जी किस घराने से हैं? सेनिया, मैहर, पटियाला और ग्वालियर। तो पंडित रविशंकर जी मैहर घराने से हैं। इसका जवाब हो जाएगा मैहर। मैं डायरेक्ट आंसर ही लिख रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और एग्जाम नज़दीक है तो आपको डायरेक्ट आंसर लिखने से याद हो जाएगा और टाइम भी हमारा बचेगा। तो आइए देखते हैं कुछ इनके बारे में बता दूं आपको। तो पंडित रविशंकर जी भारत एवं विश्व में सितार वादक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने उस्ताद अलादीन खां से सितार की शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। पंडित रविशंकर ने अपने सितार का नाम सुर शंकर रखा और पंडित रविशंकर जी को ग्रैमी पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, पद्म विभूषण और भारत रत्न आदि सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक, आइए देखते हैं अब संगीतांजलि के लेखक कौन हैं? संगीतांजलि के लेखक पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी हैं।
पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी हैं, ये आप सभी को पता होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाजिद अली शाह को किस उपनाम से जानते हैं? वाजिद अली शाह आप लोगों ने पढ़ा होगा कुछ। आइए ऑप्शन देती हूँ, सरस पिया, प्रेम पिया, अख्तर पिया, सुघर पिया। तो वाजिद अली शाह साहब को हम सब अख्तर पिया के नाम से जानते हैं। और घराने की नींव किस काल में पड़ी? इसको मैं समझा देती हूँ थोड़ा सा। भारतीय शास्त्रीय संगीत की विशिष्ट शैली घराना कहलाती थी। घराने के क्षेत्र विशेष के संगीत के गुरु शिष्य परंपरा का प्रतीक होने के साथ साथ संगीत शिक्षा के पारंपरिक तरीकों, व्यक्तिगत आदतों को भी प्रदर्शित करता है। भारतीय संगीत के प्रमुख घराने में ग्वालियर घराना, लखनऊ घराना, आगरा घराना, किराना घराना, बनारस घराना, दरभंगा। गुलू शब्द, गुलू से तात्पर्य सितार के उस भाग से है जहाँ सितार पर डांड व तुम्बा जुड़ते हैं। सितार के आविष्कारक अमीर खुसरो साहब माने जाते हैं। इसका आविष्कार अमीर खुसरो ने पर्शियन वाद्य यंत्र ऊद के आधार पर किया था। इसका पूर्व नाम सप्तत्री था। उसे विकृत होकर यह सितार कहलाया। इसका नाम सप्तत्री था, उससे विकृत होकर ये सितार कहलाया। और गुलू शब्द जो है सितार से संबंधित है। इसको मैं थोड़ा सा समझा दे रही हूँ कि आपके दिमाग में रहेगा। ये मेरी हैंड राइटिंग कुछ बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं इसलिए बोल के थोड़ा सा अच्छे से आपको समझा रही हूँ। और आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मियाँ मल्हार किस थाट से है उत्पन्न है? तो मियाँ मल्हार काफी थाट। ऑप्शन आता है आपका भीम पलासी, शुद्ध कल्याण, भोपाली, ये भैरव। कोमलयुक्त, रेवर्धन में कितने अंग होते हैं? जैसा कि नाम से ही समझ पाते हैं हम कि चतुरंग में 4 अंग होते हैं। चतुरंग में 4 अंग होने का मतलब जैसे इसके 4 भाग होते हैं, स्थाई, अंतरा, ये सब मिलाकर। जैसे चतुरंग में ख्याल, तराना, तबला के बोल या पखावज एवं सरगम शामिल होते हैं। इन्हीं को चतुरंग गायकी के ख्याल के समान ही गाया जाता है। तिरवट में 3 अंगों की कविता होती है। तराना, पखावज और बोलों का मिश्रण होता है। तो चतुरंग में 4 भाग होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, बागेश्वरी में शुद्ध गंधार व पंचम वर्जित करने पर कौन सा राग बन जाता है? ये बन जाता है राग श्री। राग श्री बन जाता है। ठीक है, मैं ऑप्शन नहीं दे रही हूँ, डायरेक्ट आंसर ही बता रही हूँ। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो, जिस तान स्वर के क्रमानुसार नहीं होते उन्हें हम क्या कहते हैं? सपाट तान, बोल तान, पिरत तान या कूट तान। तो ये आंसर आपका हो जाता है कूट तान। ठीक है। और रागांग पद्धति के अनुसार इनमें से कौन सा रागांग अंग नहीं है? आइए देखते हैं इसका सही जवाब। रागांग राग वह होता है जिनमें ग्राम रागों की छाया होती है। रागांग राग 30 प्रकार के होते हैं, जिसमें शामिल है तोड़ी, भैरव, भैरवी, दरबारी, कान्हड़ा, कल्याण, बिलावल, खमाज, काफी, मारवा, सारंग, बागेश्वरी, हिंडोल, मल्हार, भोपाली, बिहार, बिहाग, दुर्गा, कामोद, भटियार, सोरठ, केदार, पीलू, श्री, भीम पलासी, विभास, ललित, पूर्वी, असावरी, मारवा और शंकरा, नट शंकरा। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तिलवाड़ा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तिलवाड़ा ताल में 16 मात्राएं होती हैं। राग भोपाली का वादी समाधि क्या होता है? इसको समझने का एकदम सिंपल सा फंडा है, मनी। मनी मतलब हमारी सबकी जरूरत मनी है, तो हम उसको मनी ऐसे याद कर सकते हैं। वादी और समवादी म और नी होते हैं, और इसमें वर्जित होता है ग और ध, यानी गधा। ऐसे आप याद कर सकते हैं। राग भोपाली का वादी संवादी मनी और वर्जित स्वर ग और ध। वेरी सिंपल, ऐसे याद कर सकते हैं आप। मध्यम ग्राम में पंचम किस श्रुति पर स्थापित है? तो मध्यम ग्राम में पंचम 16वीं श्रुति पर स्थापित है। हमने कोई ऑप्शन नहीं दिया है, डायरेक्ट ये बता रही हूँ, आपके दिमाग में वो आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके बताइए, जिससे मुझे भी समझ आए। थोड़ी मैं इम्प्रूवमेंट करूँगी और आप लोग भी थोड़ा सीखेंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा। गजम्पा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो गजम्पा ताल में 15 मात्राएं होती हैं।
ये पखावज पे बजाया जाता था पहले, काफी प्रचलित है ये ताल। आइए, कौन सा स्वर अग्वदर्शक के नाम से जानते हैं? म, शुद्ध म को हम अग्वदर्शक स्वर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, वादी संवादी के मध्य श्रुति अंतराल क्या होता है? 9 से 13। इसको मैं चाह रही हूँ आपको अच्छे से समझा दूँ। ये जो श्रुति का जो अंतराल है, ये वादी स्वर और संवादी स्वर के मध्य 9 और 13 का श्रुति अंतराल होता है। लगभग 4-5 स्वरों की दूरी होती है। जैसे अगर किसी राग का वादी स्वर रे है तो संवादी धा या नी होगा। वादी स्वर किसी राग के सबसे मुख्य स्वर को वादी कहते हैं, अर्थात राग के अन्य स्वरों की अपेक्षा जिस स्वर पर ज्यादा देर तक ठहरा जाता है उसे हम वादी कहते हैं, और वादी स्तर कहलाता है। वादी स्वर को जीव या स्वर तथा राग का राजा भी कहते हैं। अधिक बार आए उन्हें संवादी कहते हैं। वादी स्वर से कम किंतु या सबसे संवादी स्वर का अधिक महत्व होता है। वादी और स्वर, संवादी स्वर का वादी स्वर से संबंध उतना होता है जितना मंत्री और राजा का होता है। इस कारण संवादी स्वर को राग का मंत्री भी कहते हैं। आइए देखते हैं, कर्नाटक ताल की पद्धति में कितने ताल होते हैं? 7 ताल होते हैं। बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो बिरजू महाराज जी का संबंध कथक नृत्य से है। ये लखनऊ घराने से है, इनका संबंध कथक नृत्य से है। तानपुरा को किन स्वरों से मिलाया जाता है? ये आप सभी जानते होंगे, नॉर्मल क्वेश्चन है, इजी है। प, सा, ऊपर का सा और सा। किसी तंत्रवादी की चौकी या घुड़ज पर क्या होती है? वो उसको जवारी बोलते हैं। किसी तंत्रवादी की चौकी अथवा घुड़ज पर जो होती है उसे हम जवारी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।